एक अनजान रास्ते पर एक अनजान यात्री। शाम का समय था। आसमान में हल्का नारंगी पीला रंग फैला हुआ था जो धीरे धीरे बैंगनी होने लगा था। विनीत, एक नौजवान लड़का, अपने पुराने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर शिखरपुर गांव जाने के लिए स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। अरे बाबूजी, जरा बताइएगा, शिखरपुर गांव वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? मैं कब से बैठा हूँ, कोई अता पता ही नहीं। उसने टिकट काउंटर के पास बैठे एक आदमी से पूछा। शिखरपुर की ट्रेन? हाँ, आएगी थोड़ी देर में। यहाँ की गाड़ियाँ कभी समय पर आती हैं, कभी देर से। तुम चिंता मत करो, पहुँच ही जाओगे। उसने बिना देखे ही जवाब दिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। विनीत निराश होकर वापस बेंच पर बैठ गया। तभी उसके बगल में एक बुजुर्ग महिला आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने विनीत की तरफ देखकर कहा, लगता है तुम पहली बार इस तरफ सफर कर रहे हो। यहाँ के रास्ते समय के नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। विनीत ने हैरानी से कहा, हाँ दादी जी, मैं शिखरपुर जा रहा हूँ, पहली बार। शिखरपुर? वहाँ तो लोग अंधेरा होने से पहले ही घर पहुँच जाते हैं, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। कुछ देर बाद एक पुरानी सी ट्रेन आती है। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस 3 से 4 लोग ही बैठे थे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी विनीत की तरफ मुड़ा। अरे भाई, लगता है पहली बार इस तरफ सफर कर रहे हो। चेहरा बिल्कुल नया लग रहा है। मैं तो इस रूट पर महीनों से आ रहा हूँ, ज्यादातर लोग पहचान में आ जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? जी, शिखरपुर गांव, पहली बार जा रहा हूँ। सुना है बड़ा पुराना और दिलचस्प गांव है। शिखरपुर? अरे वो तो मेरे गांव से पहले पड़ता है। मैं तो शिखरपुर के आगे वाले गांव का रहने वाला हूँ। तो भाई, पहली बार जा रहे हो? कोई खास वजह है? हाँ, असल में मेरे दादाजी वही रहते हैं। बहुत सालों से उनसे मिल नहीं पाया। इस बार छुट्टियां मिली तो सोचा क्यों ना गांव का रुख करूं और दादाजी से भी मिल लूं। कहते हैं गांव अब भी वैसा ही है, पुराना लेकिन अपनापन भरा। अच्छा, दादाजी से मिलने जा रहे हो? सही कर रहे हो। आजकल के लड़के छुट्टी मिलते ही बस घूमने निकल जाते हैं, और तुम गाँव की मिट्टी की तरफ जा रहे हो। अच्छा लगा। अरे घूमना फिरना तो शहर में बहुत हो लिया, अब थोड़ा गांव की हवा खाने का मन है। वैसे भी सुना है शिखरपुर का मेला, मंदिर और पुराने पीपल के पेड़ की कहानियां सब देखने लायक हैं। ठीक है बड़े भाई, मेरा स्टेशन आ गया, मैं चलता हूँ। कहकर वो आदमी उतर गया और विनीत अकेला रह गया। ट्रेन आगे बढ़ी। रहस्यमयी ऑटो और एक अनसुनी चेतावनी। रात हो गई थी। विनीत स्टेशन से बाहर आया। बाहर उसको सुनसान स्टेशन पर एक पुराना सा ऑटो वाला दिखाई दिया। विनीत उस ऑटो वाले के पास जाता है। भैया, जरा शिखरपुर तक चल दोगे? पहली बार इस तरफ आया हूँ, रास्ता भी नहीं पता और गांव तक पहुँचना जरूरी है। दादाजी वहीं रहते हैं, बहुत दिन से मिलने का मन था। अगर आप छोड़ देंगे तो बड़ी मदद हो जाएगी, वरने यहाँ तो आसपास और कोई सवारी भी नजर नहीं आ रही। ऑटो वाला गहरी सांस लेता है। शिखरपुर? उधर रात को? भाई साहब, शिखरपुर का रास्ता आसान नहीं है। पेड़ों के झुरमुट से निकलता है, बीच बीच में सूनी हवेलियां हैं और अंधेरा होते ही वो सड़क तो और भी खामोश हो जाती है। लोग ज्यादातर दिन ढलने से पहले ही निकल जाते हैं। रात का सफर वहां कोई आसानी से नहीं करता। अरे भैया, आप तो जैसे डरा ही दिए। मैं तो बस अपने दादा से मिलने जा रहा हूँ। शिखरपुर तक पहुँचना बहुत जरूरी है, और फिर हर गाँव की राह सुनसान तो होती ही है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ वहां तक छोड़ दीजिए। किराया चाहे जो लगे मैं दे दूंगा। देखिए, मैं साफ कह रहा हूँ, ये रास्ता मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको जाना ही है तो ठीक है, बैठ जाइए। आज सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं मिला, बच्चे घर में भूखे होंगे, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको छोड़ने के लिए तैयार। विनीत ऑटो में बैठ जाता है और वो दोनों गाँव की ओर चलने लगते हैं। भैया, ये रास्ता तो वाकई बहुत वीरान है। चारों तरफ खेत और पेड़ ही पेड़, न कोई इंसान न कोई घर। शहर में तो रात को भी हलचल रहती है, यहाँ तो जैसे लोग अंधेरा होते ही कहीं गायब हो जाते हैं। गांव की रातें अलग होती है साहब, यहाँ लोग जल्दी जल्दी घरों में दुबक जाते हैं। कहते हैं कि ये वक्त इंसानों से ज्यादा किसी और का होता है, इसीलिए अंधेरा गिरने से पहले ही हर दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, और वो सन्नाटा हर किसी को सहन नहीं होता। भैया, आप बिना बात के इतनी बातें करके सफर को और डरावना बना रहे हैं। मुझे तो बस दादाजी से मिलने की खुशी है, पर मैं चाहता हूँ जैसे ही पहुँचूं तो सीधा उनके पास जाऊं। उन्होंने हमेशा कहा था, शिखरपुर का मिजाज बड़ा सीधा साधा है। सीधा साधा तो है, पर हर पुराने गांव की मिट्टी में कहानियां दबी होती हैं। शिखरपुर भी अपवाद नहीं है। वहां पहुंचकर देखोगे तो सब समझ जाओगे।
बस ध्यान रहे, रात गहरी होने के बाद बाहर ज्यादा देर तक मत भटकना। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है और हर वक्त सबके लिए नहीं होता। गांव का डर और एक अनचाही मुलाकात। बातें करते करते वो गांव पहुंच जाते। विनीत ऑटो वाले को अलविदा कहता है और घर की ओर चल पड़ता है। जैसे ही वो गांव के चौक पर पहुंचता है, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। गांव की गलियां सुनसान थी और घरों की खिड़कियां बंद थी। अचानक उसने पास के एक घर से फुसफुसाहट की आवाज सुनी। सुनो, ये मौसम ठीक नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी आज रात बारिश होगी और बारिश के साथ वही छाया पुरुष जरूर आएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी परछाई अब भी उस कुएं के पास मंडराती है। विनीत सीधा अपने दादाजी के घर गया। दादाजी नमस्ते, देखिए मैं आ गया। आपको बिना बताए सरप्राइज देने चला आया। बहुत दिनों से मिलने का मन था। शहर की भीड़ से तंग आकर सोचा गांव की हवा खा लूं और आपके पास बैठूं। कहते हैं गांव अब भी वैसा ही है, पुराना लेकिन अपनापन भरा। विनीत ने दादाजी को देखकर हैरान हो गए। विनीत, तू यहाँ अभी इस वक्त? बेटा, तूने आना तो अच्छा किया, लेकिन तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आज की रात गांव के लिए ठीक नहीं है। क्या हुआ दादाजी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ। यहाँ सब डर क्यों रहे हैं? विनीत बेटा, आज की रात तूने जिस समय कदम रखा है शिखरपुर में, वही रात है जब छाया पुरुष बाहर निकलता है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तू इस वक्त आ जाएगा। तभी सरपंच भी वहां आ गए। सरपंच काका, आप भी क्या क्या बोल रहे हैं? कहाँ आप इस अंधविश्वास को मान रहे हैं? शहर में भी बारिश होती है। तभी विनीत के दोस्त साक्षी और राहुल वहां आते हैं और विनीत घर के बाहर आता है। विनीत, हमें भी तुझे देखकर खुशी हुई, पर सच मान दिल में डर बैठा है। यहाँ हंसते बोलते चेहरों के पीछे भी उसका साया छुपा हो सकता है। तू सावधान रहना, क्योंकि छाया पुरुष और इंसान में फर्क करना आसान नहीं, राहुल ने कहा। अरे वाह विनीत, तू तो अचानक प्रकट हो गया, हमें बताए बिना ही गांव आ गया। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा तुझे इतने साल बाद देखकर। लेकिन तू जिस वक्त आया है, उस वक्त छाया पुरुष का डर सबसे ज्यादा रहता है। लोग कहते हैं वो किसी का भी रूप धर लेता है, चाहे अपना ही दोस्त क्यों न हो, साक्षी ने जोड़ा। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो यहाँ अपनों से मिलने आया हूँ, लेकिन अगर सच में ऐसा है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। चाहे छाया पुरुष किसी का भी रूप क्यों ना ले, मैं जान लूंगा कि असली कौन है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो विनीत को घर से बाहर ना निकलने की सलाह देकर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। साक्षी की रहस्यमयी पुकार। रात और ज्यादा गहरी हो गई थी। विनीत को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की ओर देखता है। तभी बिजली से बाहर एक पेड़ को आग लग जाती है। ये देखकर विनीत घबरा जाता है, पर उसी वक्त वो देखता है कि साक्षी उसकी दोस्त अकेले कहीं जा रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खालीपन था। वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विनीत चलते चलते साक्षी को आवाज देता है, पर साक्षी उसे अनसुना कर आगे चलती रहती है। साक्षी उस कुएं के पास पहुंच जाती है जहां से डरावनी फुसफुसाहटें आ रही थी। विनीत एक बड़े से पठार के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। तभी वो देखता है कि साक्षी अचानक गायब होने लगती है और एक अजीब सी शक्ल से दिखने वाला छाया पुरुष कुएं के पास खड़ा होता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। ये देखते ही वो भाग जाता है। बचाओ बचाओ, साक्षी को छाया पुरुष ने कुएं के पास गायब कर दिया। बचाओ, साक्षी को बचाओ, दादाजी जल्दी उठिए, साक्षी को बचाइए। वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गई। मैं कसम खाता हूँ उसकी परछाई मेरे सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रहा था और पलक झपकते ही साक्षी हवा में जैसे घुल गई। दादाजी अब क्या होगा? हे भगवान, मैंने कहा था ना तुझे उस रास्ते पर मत जाना, उस जगह पर मत भटकना, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। बेटा अब तुझे सच समझना होगा। जिसने भी छाया पुरुष को अपनी आंखों से देख लिया, उसकी जिंदगी बचती नहीं। तूने उसकी आंखों में झांक लिया है विनीत, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा, दादाजी ने घबराकर कहा। वो दोनों बाहर की ओर जाते हैं ताकि गांव वालों की मदद ले सके। काका क्या हुआ? रात को विनीत चीखते चीखते भागा तो हम यहाँ आ गए। अचानक से ही विनीत की आवाज आई। विनीत ठीक तो है ना? सरपंच काका, मैंने छाया पुरुष देखा, उसने साक्षी को गायब कर दिया। दादाजी कह रहे हैं कि अब वो मुझे भी छोड़ेगा। मैंने उसे देख लिया है। दादाजी सही कह रहे हैं। छाया पुरुष को देख लेना मौत को सामने देख लेने जैसा है। अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। इस अभिशाप से बचने का एक ही रास्ता है। गांव के उस कोने में जो साधु बरसों से तपस्या कर रहा है, वही इसका उपाय बता सकता है। महात्मा की चुनौती और एक कठिन फैसला। ये बोलकर दादाजी, विनीत और सरपंच साधु के पास चल पड़ते हैं। बाकी के दो नौजवान गांव पर नजर रखते हैं। वे सभी साधु की कुटिया के पास पहुंचते। साधु एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चारों ओर एक जादुई आभा थी।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महात्मा, हमारी कोई मदद करिए। इस गांव पर मुसीबत टूट पड़ी है। मेरा पोता विनीत भी उस छाया पुरुष की नजर में आ गया है। साक्षी को भी वो अपने साथ ले गया है। हमें राह दिखाइए। साधु ने आंखें खोली और विनीत की तरफ देखा। विनीत, इस लड़ाई का सामना तुझे ही करना होगा। तेरा भाग्य तुझे मेरे पास ले आया है, लेकिन याद रख, जब हम छाया पुरुष के स्थान पर जाएंगे, वो तुझे हर संभव तरीके से फुसलाएगा। वो तेरे अपनों का रूप धारण करेगा, तुझे अपने पास खींचने की कोशिश करेगा, पर तू एक कदम भी उसकी ओर नहीं बढ़ेगा। अगर तू उसकी चाल में फंसा तो तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। महात्मा, अगर यही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जितना भी डर क्यों ना लगे, मैं उस छाया पुरुष का सामना करूंगा, लेकिन मुझे आपकी शक्ति चाहिए। विनीत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। साधु ने विनीत को एक पुराना तावीज दिया। ये तेरी दादी की निशानी है। जब भी डर लगे इसे हाथ में ले लेना, ये तुझे रास्ता दिखाएगी। सच्चाई का सामना और एक अप्रत्याशित मोड़। साधु उनके साथ चलते हैं। साधु एक बड़े से पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं और विनीत को कुएं के पास जाकर साक्षी को बुलाने के लिए बोलते हैं। विनीत कुएं के पास जाता है। साक्षी, अगर तू सुन रही है तो बाहर आ। मैं तुझे लेने आया हूँ। डर मत, मैं यहाँ हूँ। तभी एक धीमी जानी पहचानी आवाज आती है। विनीत बेटा, इधर आ। तू तो मेरा सबसे प्यारा पोता है। वो देख, मैं तेरे पास खड़ी हूँ। आजा, मुझे गले लगा ले। तू इतना अकेला क्यों खड़ा है? विनीत की आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी दादी की आवाज थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को संभाला। उसने याद किया कि उसकी दादी कभी उसे इस तरह से रात में कुएं के पास नहीं बुलाती। विनीत ने अपनी आंखें बंद की और मन में दोहराया, ये मेरी दादी नहीं है, ये मेरा डर है। उसने हिम्मत से कहा, नहीं, तू मेरी दादी नहीं है। तू चाहे कितने भी रूप क्यों न धर ले, मैं तेरे छलावे में नहीं आने वाला। तू वही छाया पुरुष है जिसने साक्षी तो छीन लिया। तभी वहां पीछे से एकदम साधु आ जाते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। साधु अपनी शक्तियों से कुएं को आग लगा देते हैं। आग की लपटें आसमान तक गईं और एक भयानक चीख के साथ छाया पुरुष की परछाई राख में बदल गई। कुएं से एक जादुई रोशनी निकली और साक्षी उसमें से बाहर आई, जो पूरी तरह से ठीक थी। साधु ने कहा, आज की रात गांव बच गया, लेकिन हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस जगह के पास कोई नहीं जाएगा। ये राख हमारी चेतावनी है। अगर कोई इस जगह फिर से कभी आया तो शैतानी शक्तियां फिर से जाग उठेंगी। विनीत ने साधु को धन्यवाद दिया। बाबा, अगर आप न होते तो आज ना मैं बच पाता और ना ही पूरा गांव इस विनाश से बचता। साक्षी ने विनीत को गले लगाया। तूने अपनी हिम्मत पर विश्वास रखा और मुझे बचा लिया। विनीत मुस्कुराया। उसने सीखा कि डर का सामना करने और अपनों पर विश्वास रखने से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब वो वापस शहर तो जाएगा, लेकिन अपने गांव की कहानी और अपनी हिम्मत को कभी नहीं भूलेगा।